आप अपनी बुक में पढ़ोगे तब भी वही रहेगा। कभी ये सोचो उस वाले में तो उपमान होगा, तेरी मुख में हो जाएगा। ठीक है। आहा आहा, उबासी ले रही है। टाइम से सोया कर रात को है। देखो भाई, अब अगली बात सुनेंगे, जो रियलिटी है वो सुनेंगे। अब सुनो, उपमेय जो होता है ये हमेशा क्या मिलेगा, और उपमान जो है ये क्या होगा, वास्तविक। मैं कल्पना कर रहा हूं कभी भी मेरी प्रेमिका का मुख चंद्रमा बन ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन लड़कियों का कालजा दिल थोड़ा सा बिल्कुल नाजुक सा होता है, उनको जैसे मनाना चाहे मान जाती है बेचारी। अगर मैं कहूं कि यार मान लीजिए नाराज भी हो जाए, तो नाराज हो जाए तो हमें पटाना तो क्लियर है। देखो भाई, अब बात आती है, तो जो उपमेय होता है वो हमेशा क्या रहेगा भाई, काल्पनिक रहेगा। उपमेय क्या रहेगा, काल्पनिक रहेगा। अर्थात हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो अपनी प्रेमिका का मुख किसके समान बताता है, क्योंकि दूसरी बात एक सुनने में आती है कि चांद में भी क्या है, लेकिन हमारी प्रेमिका में दाग नहीं है, इसलिए वही करनी चाहिए भाई। ठीक है कि नहीं है। तो कुल मिला बस दिल पे मना लो अब तुम। अब कमल नयन हो गया, और क्या हो गया भाई, चंद्रमुख हो गया। ये बातें जिसकी समझ में आ गई उसके, प्रकृति से तो नयन तो मैंने कहा प्रकृति से संबंधित हो, तो काल्पनिक का मतलब है कल्पना करना। क्या करना, अब जब हम 10th में थे, 11th में थे, जब भी हम 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, हम सह प्रसंग व्याख्या करते थे किसी पद्यांश की, और प्रसंग लिखते थे, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक फलानी फलानी से आया है, कवि ये है। उसके बाद हम उसे पद्यांश की सरल व्याख्या करते थे, जिसको कहते हैं सप्रसंग व्याख्या। और उसके बाद हम लिखते थे भावार्थ। वो भावार्थ ही सब कुछ हुआ करता था, क्योंकि कवि के कहने का भाव ये है, कवि ये कहना चाहता है, और उसमें हम जितने माना लगाते थे उतने अच्छे नंबर आते थे। कि मानो कवि ने ये किया और मानो कवि ने ये किया, तो वो मानना ही क्या है, कल्पना करना है। ठीक है कि नहीं है। जैसे हम मुख वास्तव में चंद्रमा थोड़े ही है, पर हमने क्या कर लिया, मान ली है, कल्पना कर ली है। इसका मतलब है वो काल्पनिक होने के कारण उपमेय हो गया, और जो वास्तविक है वो तो चंद्रमा है ही। फिर भी दूसरे लिहाज से समझना चाहो तो एक निम्न वस्तु की तुलना हमेशा किससे की जाती है, लगभग निम्न वस्तु की तुलना किससे करेंगे, उच्च वस्तु से करेंगे। यहां पर मैंने शब्द लिखा है क्या भाई, चंद्रमुख। क्या लिखा मैंने, चंद्रमुख लिखा। जब मैं इसका सामासिक विग्रह करने जाऊंगा तो बात बदल जाएगी। अब चलो अगली स्लाइड पे, लिख लिया। जब सामासिक विग्रह हम करेंगे तो फिर कहता है कि हमेशा आगे किसको रखना है। चलो एक शब्द से समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये दो शब्द थे ना, एक तो चंद्र था और एक क्या था, मुख था। अब एक तो लाइन बनेगी कि चंद्रमा, भाई आवाज है, चंद्रमा के समान है जो मुख, रेख में कहूंगा मुख के समान है, के समान है जो। अब हमें यहाँ पर दोनों बातें अच्छी लग रही हैं, पर उत्तर क्या होगा, एक ही होगा। इसलिए या तो ये समझ लो कि जिसकी तुलना की जाएगी वो हमेशा कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। तो फिर हम बोलते तो क्या आए हैं आज तक, उपमेय। मुंह से हमेशा यही निकलता है, कभी भी नहीं निकलेगा उपमान उपमेय। आज तक कहा सीता राम सीता, क्या बोलते हो, आज तक कहा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण। आज तक कहा हानि लाभ,
तो जो मुंह में आता है लगातार वो यूज होता है। तो उसी तरह ये भी शब्द है, हम इसको क्या बोलते आए हैं आज तक? तो हम बोलते आए हैं उपमेय, उपमान। और जब विग्रह करेंगे तो विग्रह उल्टा काम हो जाएगा, उपमान को आगे ले आना और उपमेय को पीछे। अगर इसी कंडीशन में रख करके विग्रह करोगे तो विग्रह क्या हो जाएगा? इसलिए इंटरचेंज कर देना। भाई बोलते क्या है हमें? आज तक नहीं सुना हमने उपमान उपमेय पढ़ेंगे। क्या सुना है? उपमेय उपमान। जैसे हानि लाभ नहीं कहते, क्या कहते हैं? राम सीता नहीं कहते, सीता राम बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने कहा जब विग्रह करेंगे तो उपमान का स्थान आगे हो जाएगा और उपमेय का, बस यही तो बताइए बात। ठीक है इतनी बात। अब कहता है इनके बीच में लगाना के समान है। क्या लगाना भाई? के समान है जो। अब सबसे मोटी पहचान ये हो गई कि जब भी कर्मधारय समास पढ़ेंगे तो कर्मधारय समास के कर्मधारय का विग्रह करते समय है जो का प्रयोग होगा। करते समय, विग्रह करते समय शब्दों के बीच में क्या होगा? शब्दों के बीच में है जो का प्रयोग होगा। कर्मधारय का या कर्मधारय समास का विग्रह करते समय शब्दों के बीच में किसका? अब देखो इससे, अरे पहले तो ट्रिक लिखवा रहा हूँ, वो लिखो ना तुम, आगे मत चलो इतने। के समान है जो को गोली मार दो, इसमें ये नहीं दिख रहा तुमको? ये तो मैंने कॉमन चीज उठा ली। ले लो ये लो, ये क्या लिखवाया था मैंने? विशेषण विशेष्य होगा तो भी क्या करना है, और फिर कर्म वो आएगा तो भी क्या करना है जो। तो कॉमन चीज उठा ली। ठीक है कि नहीं है? में है जो का प्रयोग होगा। ठीक है। अब बताओ कमल नयन का क्या करोगे भाई? सूर्य सी बता, ये बताएगी। पहले तो ये बताओ कमल शब्द ये क्या है, उपमेय या उपमान? तो उपमान तो क्या रहेगा? तो कमल के समान है जो, बताएगी ना? बताएगी, बता। नरसिंह, उत्तर बता इसका। सिंह के समान है जो। अब बनाने को तो ये भी कह सकते हो नर के समान है जो सिंह, फिर ये सही होगा सिंह के समान। अरे सिंह प्रकृति से, ये शरीर से संबंधित नहीं है नर। मैं इसीलिए समझा के आया हूं क्योंकि ये शरीर से संबंधित है। कौन है? तो फिर ये उपमेय हो गया। तो फिर विग्रह करते समय उपमान आगे चला जाएगा और उपमेय पीछे। इसलिए सिंह के समान कौन था? शेर के समान ही तो था वो, नरसिंह, है ना? चलो भाई आगे लो, साइड पीछे हो गया है। लिखो। ओके, और तो एक दो उदाहरण। मैंने शब्द लिखा है कनकलता। कनक, कनक सोना। कनक का अर्थ धतूरा भी है, लेकिन यहाँ अर्थ क्या है? लता मतलब बेल। ये बता दो, दिखा। कनक के समान है जो। अच्छा, बेल सोना बनेगी कि सोना बेल हो सकता है? सोना बेल हो सकता है। कनक के समान, इसलिए कनक के समान है जो। सोने के समान है कौन है? लता। लता के समान अर्थात बेल के समान सोना कैसे हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि निम्न वस्तु की तुलना किससे होती है? तो फिर सोना निम्न वस्तु में ले लोगे तुम? यहाँ दुनिया को मिल नहीं रहा, तुम निम्न वस्तु में ले रहे हो हैं?
कनक का अर्थ क्या बताया मैंने? सोना। तो कनक के समान है जो लता। तो लता को किसके समान बता रहे हो? तो ये लाइन जब ऐसे लिखेंगे ना, कनक के समान है जो लता, तभी पता चला कि लता को किसके समान बताया। छोड़ो यार, बेल है, ये क्या है? उपमेय है। इसकी तुलना करनी है और किससे की है? उपमान से की है। यहां पर वो नियम लागू नहीं हो रहा। कौन सा? शरीर वाला, प्रकृति वाला। इसलिए कुछ एक शब्द आएंगे, इसीलिए मैंने लिखा है ये। इसलिए सोने की तुलना लता से नहीं होगी, बेल से नहीं होगी, बल्कि बेल की तुलना किससे करेंगे? तो ये निम्न श्रेणी की चीज है कि नहीं है? हाँ, तो निम्न श्रेणी की चीज ही क्या है? वहां आपका मुख उपमेय था कि नहीं था? तो मुख निम्न श्रेणी का था, इसलिए चंद्रमा उच्च श्रेणी का था। हाँ, हो गई बात क्लियर। अब दो उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। एक तो मैंने लिखा है नीलकंठ। तो नीलकंठ में देखो कंठ कैसा है, इसलिए कर्मधारय समास है कि नहीं है? लेकिन इसमें प्रमुखता रहेगी बहुब्री समास की। लेकिन वो मान लीजिए नीलकंठ दे दे शब्द है और ऑप्शन में बहुब्री ना हो, तो उत्तर क्या होगा? कर्मधारय, क्योंकि बहुब्री पढ़ाऊंगा जब बात क्लियर कर दूंगा। उसी तरीके से मैंने एक शब्द लिखा है पीतांबर। तो फिर अंबर कैसे हैं? पीले हैं। तो फिर यहाँ पर अंबर की विशेषता बताई गई, यहाँ पे कंठ की। तो विशेषता बताने के कारण कौन सा समास है? कर्मधारय का काम ही क्या है? विशेषता बताना। इसलिए इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा नीला है जो, नीला है जो कंठ, और इसका कर देंगे पीत है जो अंबर। ओके, ये कर्मधारय समास है आपका। बताओ, वैसे परेशान हो रहे, समास नहीं हो, ये समास नहीं है। बढ़ू भाई आगे। अरे ले ये भाई साहब, ये लो आप, यहाँ देखो। उसको दे दे, कहाँ गया वो रे? गया वो? तू जाएगा? भेजू तुझे भी, तू भी चले आ जा। नहीं, उसमें काबिलियत है, तू क्यों नहीं जा रहा? बकवास कर रहा है। चलो भाई आगे, बढ़ू क्या आगे? तीन समास हो गए, अव्ययी भाव समास हो गया, द्विगु नहीं हुआ ना, कर्मधारय हो गया, द्वंद्व हो गया, द्वंद्व हो गया, तत्पुरुष भी नहीं हुआ है। द्विगु को देख लो, पर द्विगु की लड़ाई बहुब्री से रहेगी। पहले बहुब्री देखो भाई, बहुब्री देखो पहले। अब बहुब्री देख लो। अब जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? बहुब्री में कोई भी पद प्रधान नहीं था जो दिखाई देता, न तो पूर्व पद प्रधान था, न ही उत्तर पद, बल्कि। इसलिए मैं आपसे जो बातें करूंगा वो 2 मिनट सुनेंगे, उसके बाद क्लियर कर लेंगे। मैंने ये कहा कि ये इसके बराबर में मैं लिख रहा हूं, महिला लिख लो चाहे स्त्री लिख लो चाहे लड़की लिख लो। क्यों? क्योंकि ये बीमारी इन्हीं में पाई जाती है जो बताने वाला हूं। क्या बीमारी? जब दो लेडीज आपस में मिलती हैं तो किसी तीसरे की क्या करती हैं? बातें मत, बुराई नहीं, चुगली कह लो उसको, अच्छी रहेगी। क्या करती हैं? हाँ, ये फलाने वाली, ये फिर वो, फिर फलाना ले आई, धिकड़ा ले आई। अपनी बीमारी नहीं बेरा के है के नहीं, लेकिन समस्या पूरी है कि किसका जिक्र करेंगे। इसका मतलब ये महिला जब दो आपस में मिलती हैं तो किसी की क्या करती हैं? अब ध्यान से सुनते रहना, यही याद हो जाएगा। क्या करती हैं? चुगली। इसका मतलब चुगली करने वाला समास कौन सा है? बहुब्री। इसमें कहता है, भाई बातें क्यों कर रहे हो? एक पद ये होगा, एक पद ये होगा, प्लस में एक पद ये होगा। क्या होगा? यही कहा मैंने, क्या लिखा है? नील। यहां मैंने क्या लिखा? कंठ। यहां बना क्या? नीलकंठ। अब मैंने कहा एक लेडीज ये है, दूसरी लेडीज ये है, और दोनों मिलकर बात कौन सी की कर रही थी? तीसरी की। तो मैंने ये कहा, आप ये कहोगे जी ये दोनों जब मिलकर के बात तीसरी की कर रही थी तो तीसरा कौन था यहाँ पर? तो वो शिव था। अब आप ये कहोगे जी आपको क्या पता चुगली कर रही है?
तो बिल्कुल मैं प्रमाणित कर रहा हूं इस बात को कि ये चुगली कर रहे थे दोनों मिलकर के। क्यों कर रहे थे? क्योंकि नील का अर्थ तो क्या होता है? नीला, और कंठ का अर्थ क्या है? गला। लेकिन वहां उत्तर क्या निकल रहा है? तो फिर इन्होंने अपनी बात करनी थी, तो अपनी बात तो सिर्फ कितनी थी? नीला गला। लेकिन ये बात कर किसकी रहे हैं? शिव जी की। इस बात को पहचानने के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इस समास में प्रमुखता दी जाती है किसको? पर्यायवाची शब्दों को। ये चुगली ही क्या थी? पर्यायवाची थी। कि इस समास में अगर किसी का पर्यायवाची आ गया तो समास कौन सा करके आना है? बहुब्रीहि समास करके। कौन सा करके आना है हमने? बहुब्रीहि करके आना है। आई मेरी बात समझ में? तो भाई इसमें न तो पूर्व पद की प्रधानता है, ना ही उत्तर पद की, बल्कि जिक्र किसका है? पर्यायवाची। मतलब शिव की बात हो गई थी यहाँ, तो इसका मतलब वो अन्य पद है, तीसरा पद है। तो जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो, ना उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि जहां अन्य पद की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? ये तो लिखवा भी दिया था परिभाषा। चलो अगली स्लाइड पे। क्लियर है ना? बढ़ो आगे। क्या? हाँ इसी में आएगा। तुलना करूंगा, इसलिए दिव्गु के साथ तुलना करनी पड़ेगी। चलो ना आगे रे। लिख लिया? देखो अब बात आती है, बहुब्रीहि समास एक साइड लिख रहा हूं, इसकी तुलना जब द्विगु के साथ करेंगे तो कर लेंगे चर्चा। बहुब्रीहि में अगली बात क्या याद रखनी? एक बात तो याद क्या करनी हमें, किसमें क्या आएगा? पर्यायवाची आएंगे। ठीक है। दूसरी बात कहता है कि इसका क्या करना पड़ेगा हमें? तो जब भी हम विग्रह करेंगे तो विग्रह के अंत में, विग्रह के अंत में जिसका जिसकी, वाला वाली, जो जिसमें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ आएंगे ये ध्यान रखना है। कहाँ? किसके अंत में? विग्रह है के अंत में, वहीं आएंगे यहाँ। जहाँ तू बोल रही थी वहीं आएंगे। ठीक है भाई। तो विग्रह के अंत में जिसका जिसकी, वाला वाली है। मैंने वहां सिंगल है नहीं लिखा, मैंने वहां सिंगल जो नहीं लिखा था, जो के साथ क्या भी लिया था, और वो बीच में बताया था। कहाँ बताया था? और ये कहाँ बता रहा हूं मैं? यही अंतर है बस इनमें। करें बात अब। एक उदाहरण में क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें। देखो अभी अभी हमने क्या लिखा? नीलकंठ। अब मैं सबसे ऊपर से लग रहा हूं, अगर मैं कहूं नीला है जो कंठ, ध्यान से देखना, उसके बाद ही बोलना। अब तुम नीला है जो कंठ। अगली बात मैंने कही नीले कंठ वाला। अगली बात मैंने कही नीला है कंठ जिसका। अगली बात मैंने कही नीला है कंठ जिसका वह है। ठीक है। चार बातें हैं ना मैंने। इन चार बातों में तीन बातें ऐसी हैं जो किसी अन्य पुरुष की ओर इशारा कर रही हैं, और अन्य पुरुष मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की ओर। तो ये सारे के सारे तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करेंगे। ये सारे के सारे क्या करेंगे? किसी तीसरे व्यक्ति की ओर क्या करेंगे? इशारा करेंगे। भाई जिसका, जिसका मतलब किसका? उसका। तो कोई अन्य आएगा? देखो यहाँ
बीच में क्या दिखाई दिया, कौन सा समास है, बोलो होगा कि नहीं। लेकिन कर्मधारय से पहले मैंने ये कहा कि सिंगल अगर शब्द हमारे सामने क्या रखा जाए, अगर इसका विग्रह इस करके इस तरह से करके खुद दे एग्जामिनर, तो उत्तर क्या होगा। अगर खाली शब्द ही क्या दे, तो नीलकंठ कहते ही दिमाग में कौन आएगा। इसका मतलब जो कोई शब्द हमारे सामने रखा जाए और वो रखते ही वो दिमाग में अगर उसका पर्यायवाची आता है, तो फिर हमेशा समास क्या करके आना है, बहुब्रीहि करके आना है। ठीक है, लेकिन वो ये शब्द लिख करके इतनी स्याही खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ करवाना चाह रहा है हमसे। तो फिर ये विग्रह आएगा तो उत्तर क्या करना है, और इन सभी का उत्तर क्या रहेगा अब, बहुब्रीहि। क्योंकि नीले कंठ वाला कौन है, शिव। उत्तर आएगा कौन है, शिव आएगा। कौन आएगा, शिव आएगा। ये आई बात समझ में भाई, यही प्रमुख बात है। क्योंकि इसकी लड़ाई किससे भी है, कर्मधारय से। हो गई। हाँ, वह है जो, कौन है वह जिसका नीला कंठ है, गला है। तो वह है जो, मतलब अंत में क्या आया और यहाँ कहाँ रहा है, यही तो समझा रहा हूँ। हाँ, लिख के देगा तब हम। हाँ, अगर ये शब्द मान लीजिए इस शब्दों के साथ अगर वो विग्रह करके दे और यही विग्रह करके दे, तो उत्तर क्या होगा। चल मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, भड़क नहीं लेनी जब तक मैं हूं। देखो ले तो अभी बताया मैं क्वेश्चन ही बना दूंगा, टेंशन दूंगा ही नहीं। 2 से 3 टाइप बनेगी, वो देख लो एक बार, फिर अपने आप ना समझ जाओगे। लिख लिया। देखो भाई क्वेश्चन देखो, देखो वो पूछ रहा है नीलकंठ शब्द में समास है। पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन द्विगु, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व, चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष। क्या करोगे, हो गया कर्मधारय। दूसरे तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, क्या देगा, कर्मधारय, क्या देगा, बहुब्रीहि, क्या देगा, क्या दे देगा, क्या करोगे। अब क्या होगा, बहुब्रीहि। अब यहां से उसने जब उत्तर कर्मधारय निकलवाना ही था, तो किसको गायब कर दिया था। एक तो ये तरीका कर्मधारय निकलवाने का उसका। तीसरा तरीका होगा, वो लिखेगा नीलकंठ शब्द इज इक्वल टू नीला है जो, नीला है जो कंठ में समास है, और पहला ही ऑप्शन देगा बहुब्रीहि, कर लो काड़ा। तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर अब उत्तर हमेशा क्या रहेगा। बस ये 3 टाइप बन सकती हैं ऐसे उदाहरणों। बेटा सारा भ्रम। अब ओके, आप बताओ कौन सा होगा पहले। बहुब्रीहि ही होगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई नाम हमारे सामने रखा जाए और उसका क्या है, कोई भी पर्यायवाची हमारे दिमाग में आ जाए, तो वहां फिर कर्मधारय नहीं किसकी चलेगी, बहुब्रीहि की चलेगी। ओके, ये आप भी कोई समस्या रह गई, बढ़ो आगे।
क्या कर रहा है? हाँ, ये क्या है? मतलब जो भी शब्द हमारे सामने रखा जाए, अगर उसका पर्यायवाची हो तो बहुब्री, ना हो तो कर्मधारय। चलो भाई आगे देख लिया सुरेश? हाँ भाई, इधर से रे अनिल, अगले दांत देखो। चलो अब बताओ तुम, मैं इसके उदाहरण दे दूं कुछ एक। मैंने यहाँ पे लिखा लंबोदर, उत्तर आएगा दिमाग में? मैंने लिखा वक्रतुंड, अरे उत्तर बताओ ना। समास कौन सा? बहुब्रीहि। अच्छा, बहुत बोलने लग रहे हो, अब बोलना, बोलो ना। पर्यायवाची बोलो। गैल हो रहे बहुब्री। हाँ, हम तो क्या पता क्या कहोगी। जल्दी जल्दी बोलते रहो अब। बोलो भाई। पीताम्बर, या तो हम करेंगे विष्णु और विष्णु ना मिले तो कृष्ण, वीणा पाणी कौन हो जाएगी? सरस्वती। यदि मैं कह दूं अलकनंदा? नहीं, क्यों कह रही है? दिल पे ना लो, है तो वही। ये मैं ज्योग्राफी थोड़े पढ़ा रहा हूँ, कौन सी कहाँ टकरा गई आके। हाँ भाई, तो अब इंद्र को पुरंदर कहा जाता था ऋग्वेद में, लो इंद्र को पुरंदर, पुरंदर आ जाएगा तो नहीं करेगी हैं? अब ये थोड़ी बता देंगे इंद्र क्यों बन गया पुरंदर का, है भाई? तो इन सभी शब्दों में कौन सा समास होगा भाई? इसकी बात सुन लो आप, इसी पे डाउट है ना। चक्षुः सर्वा, चक्षुः क्या होती हैं? आंखें। स्रवः क्या होते हैं? अब सांप के एक ही चीज है इन दोनों में से, वो तुम बताओ क्या है? इसलिए बार बार एक ही चीज कही जाता है, इसकी आंख फोड़ दो। तो बोले क्यों फोड़ दे? बोला फोटो खिंच जाएगी, नागिन आ जाएगी रात को, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं। जब इंसान चला ही गया, वो सांप वहां से चला ही जाएगा धरती से, फिर कोई के फोटो छपेगी? नू हटाओ पहले तो। जब वो बिल्कुल निर्जीव हो जाएगा एक प्रकार से, फिर डटी रह जाएगी। इसका मतलब है कि सांप के आंखें होती हैं, कान है, इसलिए वो आंखों से ही सुनता है। इसलिए आंख ही है कान जिसके, वो क्या कहलाएगा? आंख ही है कान जिसके, आंख ही है कान जिसके, वो क्या कहलाएगा? सांप है वो, चक्षुश्रवा हो जाएगा। कान जिसके, आंख ही है कान जिसके, रिपीट करूं, आंख ही है कान जिसके। लो भाई, इस समास की लड़ाई है, बड़ी गंभीर लड़ाई है, और द्विगु समास के साथ। किसके साथ है भाई? द्विगु समास के साथ। द्विगु ने हमेशा हमसे कहा कि मैं जब भी आऊंगा तो पूर्व पद, अरे सॉरी, पूर्व पद क्या रहेगा? पूर्व पद संख्यावाची होगा। यही बात थी ना। इसने बिल्कुल स्पष्ट कहा हमसे कि चाहे मर्जी कितने ही मेरे उदाहरण पढ़िएगा, मेरा हमेशा पहला पद क्या आएगा? संख्या। अब नीलकंठ का पहला पद संख्यावाची था, तो फिर कोई मरेगा तो मरेगा इसका काड़ा करके ऑप्शन। क्यों करना हमने इसकी गलती? नहीं होना कभी भी। लंबोदर में था पहला ऑप्शन, पहला पद, तो फिर क्यों करेंगे हम वहां पे देवगु? देवगु जब भी करेंगे तो कौन सा आंसर होगा? पहला पद क्या होगा? लो भाई, क्या शब्द लिखा हमने? चौराहा।
क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, अठन्नी। क्या लिखा मैंने, अष्टाध्यायी। क्या लिखा मैंने, पंचवटी। इसलिए सस्पेंस बहुत ज्यादा बना रहता है, एकमात्र ऐसा टॉपिक जिसपे हर विद्वान की अलग अलग राय होती है। लेकिन ध्यान देंगे, ये दोनों वो शब्द हैं जिन शब्दों में बहुब्री समास भी हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं प्रमाणित करूंगा, लेकिन जिस भी किताब में पढ़ते हैं आंसर क्या है, देगो में है। कौन से उदाहरणों में है? अगर कोई बहुब्री में ले जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कह सकता है, क्योंकि महर्षि पाणिनि की रचना कितनी अष्टाध्यायी, कितनी, एक ही तो है वो, उसकी प्रतियां भी क्या नाम से जमीन छपेंगी। तो इसका मतलब एक विशेष रचना होने के कारण कौन सा समास है ये, बहुब्री हो सकता है। और माता सीता को जब राम ने ले जाकर के रोका था तो कहाँ रोका था, कहाँ रोका था भाई, पंचवटी में रोका था। यही बात थी ना, इसलिए प्रसिद्ध तो एक ही है, अब हजारों बन गई हो पंचवटी, ऐसी बात है ना। लेकिन द्विगु समास हमसे ये कह करके चला कि जब भी मेरा क्या किया जाएगा, तो विग्रह के अंत में किस शब्द का प्रयोग होगा भाई, समूह शब्द का प्रयोग होगा। और कई बार समूह ना मिले ना तो समाहार भी हो सकता है। क्या हो सकता है, समाहार, समाहार। ओके, चलो आगे। आ रहा समझ? अब देखो, इसने कहा कि